हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो यूनिट है उसके महत्वपूर्ण पीवाईक्यू और एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। इस टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट से आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इस यूनिट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग 2-3 क्लासेस में देखेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि इसमें आप लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा दूं। तो चलिए आइए देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित। कभी कभी आप लोग को शिक्षण अभियोग्यता भी लिखा रहता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका दोनों का मतलब एक ही होता है। तो शिक्षण अभियोग्यता कहिए, अभिक्षमता कहिए, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। इन सब प्रश्नों के पूछने का जो कारण होता है कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर टीचर के लक्षण या गुण है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपसे जानने के प्रयास किए जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू। हाँ, देखिए आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए शुरू के जो प्रश्न मैं शामिल करता हूँ, प्रश्न जो होते हैं एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे। देखने में अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत इजी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा है। जिन लोगों ने इन सब चीज़ों को एक बार पढ़ा नहीं होगा, तो मैंने अपनी यूजीसी नेट वाली जो क्लासेस करवाई हुई हैं उसमें इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से आप लोग को अध्ययन कराया हुआ है। तो आप लोग उन सब क्लासेस को एक बार देख लेंगे तो इन सब प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में आने से पूर्व विद्यार्थी व्याख्यान के वीडियो देखते और सुनते हैं, तो यह किस प्रकार का उदाहरण है। यानी ये पूछा जा रहा है कि किसी क्लास को अटेंड करने से पहले बच्चे उस क्लास से संबंधित वीडियो और लेक्चर देख कर आते हैं, सुन कर आते हैं, तब जाके क्लास में बैठते हैं। तो इस प्रकार का जो उदाहरण किस में आता है, व्याख्यान विधि में, फ्लिप्ड कक्षा में, क्रमादेशित अधिगम में, और चौथा दिया है परियोजना विधि में। तो इनमें से कौन सा ऐसा विधि है जिसमें बच्चे इस तरीके से करते हैं। तो देखिए व्याख्यान विधि में नहीं होता है, व्याख्यान विधि में क्लास में ही टीचर के लेक्चर को सुना जाता है। क्रमादेशित अधिगम में भी नहीं होता है, परियोजना प्रोजेक्ट मेथड में भी नहीं होता है। ये किसमें होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप्ड कक्षा। अब देखिए फ्लिप्ड कक्षा के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। फ्लिप्ड कक्षा देखिए एक निर्देशात्मक उपागम है जिसमें अधिगम की गतिविधियों के पारंपरिक क्रम की पलटी शामिल है। जैसे कि छात्र पहले अधिगम की विषय वस्तु के साथ स्वतंत्र रूप से संबंधित है। उदाहरण के लिए घर पर एक वीडियो व्याख्यान देखकर और फिर उस ज्ञान को लागू करने के लिए तैयार कक्षा में आते हैं। यानी उससे रिलेटेड वीडियो पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास में आके उन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो नॉलेज है वो एकदम कंठस्थ हो जाए, बेहतर हो जाए, और फिर उनको दोबारा उन सब चीज़ों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। ठीक है, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्षा में एक प्रभावी श्रोता, यानी किसी क्लास में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो प्रभावी श्रोता तब कहलाता है जब देखिए ध्यान भंग होने का प्रतिरोध करता है, विचलन चाहता है, संदेश का निस्पंदन यानी फिल्टर करना पसंद करता है, या संदेश प्रदायगी शैली का आकलन करता है। तो देखिए जो कोई प्रभावी श्रोता होगा, चाहे क्लास में हो, चाहे किसी मीटिंग में हो, कहीं भी हो, तो वो देखिए संदेश प्रदायगी शैली का आकलन नहीं करेगा। यानी
संदेश किस तरीके से प्रदान किया जा रहा है, उसकी शैली क्या है, ये सब आकलन करना उसका काम नहीं है। उसका काम ये है कि जो चीजें बताई जा रही हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट बाधा नहीं आनी चाहिए। ये नहीं होगा। संदेश का निस्पंदन फिल्टर करना पसंद करता है, ये भी नहीं होगा। विचलन चाहता है, ये भी नहीं होगा। क्या चाहेगा वो? ध्यान भंग होने का प्रतिरोध करता है, यानी उसका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी बाधा नहीं आनी चाहिए जिससे उसका कंसंट्रेशन जो है डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही उत्तर क्या हुआ? ए, ध्यान भंग होने का प्रतिरोध करता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रभावी श्रवण एक वक्ता द्वारा श्रोता को दी गई जानकारी को सक्रिय रूप से आत्मसात करना है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में श्रवण एक बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए जब आपको किसी चीज को सीखना हो, अधिगम करना हो, तो श्रवण का मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी चीज को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे ही नहीं तो अच्छे तरीके से अधिगम या लर्निंग नहीं हो पाएगी। प्रभावी श्रवण एक आदत होने के साथ साथ प्रभावी संचार का आधार भी है। देखिए कहा जा रहा है कि प्रभावी रूप से अगर आप किसी चीज को सुने रहेंगे तो आप उस चीज का संचार भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। छात्रों को सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, यानी आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट को, अपने श्रोता को बाध्य करिए कि वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है? शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? यानी इसमें पूछा जा रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा इन चारों लोगों में से शिक्षण के उद्देश्यों को क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया है ब्लूम, दूसरा दिया गया स्किनर, तीसरा दिया गया है पियाजे और चौथा दिया गया है ब्रूनर। तो देखिए शिक्षण के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया था वो देखिए ब्रूनर के द्वारा नहीं किया गया था, पियाजे के द्वारा नहीं किया गया क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था, तो ये सब इन दोनों लोगों ने नहीं दिया था। ब्रूनर के द्वारा भी देखिए जो है अधिगम से रिलेटेड ये सिद्धांत दिए गए थे, ये भी नहीं दिए गए। तो बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया था शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण, और ये 3 भागों में बांटा गया था, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला का है कॉग्निटिव, दूसरा जो था वर्गीकरण वो था अफेक्टिव, और तीसरा जो है वो है साइकोमोटर। 3 प्रकार का इन्होंने वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया था शिक्षण के उद्देश्यों को। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्लूम। ठीक, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इनका नाम था बेंजामिन ब्लूम। इन्होंने देखिए शिक्षण का उद्देश्य जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया था, जिसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए मैंने अभी बताया आप लोग को, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी भावात्मक, और साइकोमोटर का मतलब मनोदैहिक, 3 रूपों में इन्होंने इसको विभाजित करके क्लासिफाई किया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी टीचिंग का मेन पर्पज, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है जानकारी देना, दूसरा दिया है छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराना, तीसरा दिया है छात्रों में सोचने की क्षमता विकसित करना, और चौथा दिया गया है पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो आप देखिए आप लोगों को ये आराम से प्रश्न देने, उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए टीचिंग का मेन उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता है, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराना भी नहीं होता है, छात्रों में सोचने की क्षमता विकसित करना ही टीचिंग का मेन पर्पज होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। पाठ्यक्रम पूरा करना भी टीचिंग नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
देखिए, जो टीचर अपने स्टूडेंट को सोचने के लिए मजबूर कर देता है, उनको सोचने के लिए बाध्य करता है कि वो उसके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों के बारे में सोचें, घर पे भी सोचें, क्लास में भी सोचें, तो यही अच्छी टीचिंग का पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। बाकी ये सारी चीज़ें तो कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट अपने से भी कर सकते हैं, पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं रट के, और उनको फैक्चुअल जानकारी तो कहीं से भी मिल सकती है। आजकल देखिए जो है नॉलेज के, इंफॉर्मेशन के सोर्स बहुत ज़्यादा है। तो मेन चीज़ क्या होती है कि स्टूडेंट को सोचने की क्षमता विकसित करना ही टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, राइट ऑप्शन सी होगा, छात्रों में सोचने की क्षमता विकसित करना। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित करना है, जिससे वे ज्ञान को समझ सकें और उसे लागू कर सकें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सी शिक्षण विधि छात्र केंद्रित मानी जाती है, यानी इनमें से ये जो विधियां दी गई हैं शिक्षण की, इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी छात्र केंद्रित है। जिसमें देखिए पहला दिया गया है व्याख्यान विधि, दूसरा दिया गया है परियोजना विधि, तीसरा दिया गया है निर्देशात्मक विधि, और चौथा दिया गया है अनुकरण विधि। ठीक है, तो देखिए जो व्याख्यान विधि होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होती है। निर्देशात्मक विधि, ये सब देखिए कौन सी विधि है, टीचर सेंटर्ड है, यानी शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। ये सब शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। ये भी देखिए टीचर सेंटर्ड है। अनुकरण विधि ये भी टीचर सेंटर्ड है। क्यों? क्योंकि टीचर जैसे करेगा बच्चे उसी का अनुकरण करेंगे। टीचर जो बच्चों को गाइड देगा, निर्देश देगा, बच्चे उसी के अनुसार करेंगे। व्याख्यान विधि, टीचर लेक्चर देगा, बच्चे उस चीज को सुनेंगे। परियोजना विधि जो होती है, प्रोजेक्ट मेथड, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। क्यों? क्योंकि टीचर के द्वारा बच्चों को जब कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो बच्चे अपने नॉलेज के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी परियोजना विधि। ठीक, देखिए उत्तर क्या है, सही उत्तर बी, परियोजना विधि। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि परियोजना विधि में देखिए छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे यह छात्र केंद्रित विधि माने। देखिए आप लोगों को भी क्लास में जब आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको टीचर के द्वारा जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता होगा तो आप उसके लिए देखिए बहुत एफर्ट करते थे। नेट से सॉल्यूशन ढूंढेंगे, किसी बुक से देखिए, किसी से पूछेंगे, तो उसमें आप खुद एक्टिव रहेंगे। तो ये क्या हो जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, यानी टीचिंग के प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण इनमें से कौन सी चीज है, यानी क्या महत्वपूर्ण होता है। तो पहला देखिए दिया गया शिक्षक का ज्ञान, दूसरा दिया गया है विद्यार्थी की उपस्थिति, तीसरा दिया गया है शिक्षण विधि, और चौथा दिया गया है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद। देखिए शिक्षक का ज्ञान भी जरूरी है, विद्यार्थी की उपस्थिति भी जरूरी है, शिक्षण विधि का भी बहुत होना जरूरी है, और लेकिन सबसे जरूरी जो है ये पूछा जा रहा है, तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बेहतर तरीके से संवाद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कितने भी अच्छा शिक्षण विधि का उपयोग करें, आपका नॉलेज कितना भी अच्छा हो, या आपके क्लास में बच्चों की उपस्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आप अगर उनके बीच अच्छे तरीके से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी टीचिंग सफल नहीं हो पाएगी। तो देखिए शिक्षक का ज्ञान, उपस्थिति, ये सब उतनी जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आंसर है डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद अत्यंत आवश्यक है, जिससे अधिगम प्रक्रिया सक्रिय और
प्रभावी बनती है। यानी टीचर बच्चों से बेहतर तरीके से संवाद स्थापित कर ले, बच्चे बिना हिचक के टीचर से क्वेश्चन कर सकें और टीचर खुल के बच्चों को सारी चीजें बेहतर तरीके से बता सके, तभी सबसे बेहतर टीचिंग होनी संभव हो पाएगी। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्या पूछा रहा है कि शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा शामिल नहीं, यानी शिक्षण के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं उनमें से ये कौन से ऐसा उद्देश्य है जो इसमें शामिल नहीं होता है। देखिए पहला दिया गया है ज्ञान का संचरण, दूसरा दिया गया है कौशल का विकास, तीसरा दिया गया है मूल्यांकन करना और चौथा दिया गया है मनोरंजन प्रदान करना। यानी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन सा ऐसा है जो शामिल नहीं है। देखिए ज्ञान का संचरण करना टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, बच्चों के अंदर कौशल का विकास करना, स्किल डेवलप करना होता है, मूल्यांकन करना, उनका इवैल्यूएशन करना, असेसमेंट करना, ये इसमें शामिल होता है, लेकिन मनोरंजन प्रदान करना टीचिंग का उद्देश्य नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, मनोरंजन प्रदान करना आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का विकास करना होता है, मनोरंजन प्रदान करना इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, शिक्षण में ब्लूम का वर्गीकरण किसके लिए उपयोगी है। यानी जो ब्लूम का वर्गीकरण है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, वो किस लिए उपयोगी है टीचिंग के क्षेत्र में। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए, दूसरा दिया गया है मूल्यांकन के स्तर निर्धारित करने के लिए, तीसरा दिया गया है कक्षा प्रबंधन करने के लिए और चौथा दिया गया है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। तो देखिए जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है वो पाठ्यक्रम निर्धारण करने के लिए जरूरी नहीं होती है, मूल्यांकन के स्तर को निर्धारित करने के लिए इसको दिया गया था। यानी मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा, अफेक्टिव किया जाएगा, साइकोमोटर किया जाएगा या कॉग्निटिव किया जाएगा। बाकी देखिए कक्षा के प्रबंधन के लिए नहीं, मैनेजमेंट के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए नहीं। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसका देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन के स्तर को निर्धारित करने के लिए। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लिए, ब्लूम का जो वर्गीकरण है शिक्षण उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोदैहिक क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिससे मूल्यांकन के विभिन्न स्तर निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी स्टूडेंट का मूल्यांकन किस आधार पर किया करें, कॉग्निटिव लेवल का या अफेक्टिव लेवल का या साइकोमोटर लेवल का। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक शिक्षक की भूमिका में निर्देशक बनने का तात्पर्य क्या है। यानी एक टीचर किस तरह से एक फैसिलिटेटर या निर्देशक की भूमिका निभाता है, उसका क्या तात्पर्य होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है केवल जानकारी प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन दिया गया विद्यार्थियों पर अनुशासन लागू करना, तीसरा दिया गया है विद्यार्थियों को अधिगम में मार्गदर्शन देना और चौथा ऑप्शन दिया गया है पाठ्यक्रम को यथासंभव जल्दी समाप्त करना। तो देखिए पाठ्यक्रम को यथासंभव जल्दी समाप्त करना तो बिल्कुल नहीं होगा, विद्यार्थियों को अधिगम में मार्गदर्शन देना ये सही होगा, विद्यार्थियों पर अनुशासन लागू करना नहीं होगा, केवल जानकारी प्रदान करना नहीं होगा। यानी विद्यार्थियों को लर्निंग के प्रोसेस में बेहतर तरीके से डायरेक्शन देना और फैसिलिटेशन देना ये बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को अधिगम में मार्गदर्शन देना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक शिक्षक यदि निर्देशक की भूमिका निभाता है तो वह केवल पढ़ाने वाला नहीं बल्कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने में सहायता करता है। यह सीखने की सक्रिय और सहभागी प्रक्रिया मानी जाती है और यह सीखने को बहुत बेहतर बनाता है। ठीक,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनः सूचना देना, यानी जिसको हम लोग फीडबैक या प्रतिपुष्टि कहते हैं, क्यों आवश्यक होता है। यानी पूछा जा रहा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया। पहला दिया गया ताकि शिक्षक को अपनी वेतन वृद्धि मिले, यानी फीडबैक से टीचर का सैलरी बढ़े। विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक मिले। तीसरा, ताकि शिक्षक यह जान सके कि अधिगम सफल हुआ है या नहीं। और चौथा ऑप्शन दिया है केवल औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए। तो देखिए टीचर की सैलरी की इंक्रीमेंट फीडबैक से रिलेटेड नहीं है। विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छा अंक मिले, ये भी फीडबैक से रिलेटेड नहीं है। क्या रिलेटेड है, ताकि शिक्षक यह जान सके कि अधिगम हुआ है कि नहीं सफलतापूर्वक। यानी फीडबैक का मतलब यही होता है कि टीचर यह जानना चाहता है कि बच्चों में लर्निंग हुई है कि नहीं, या हुई है तो कितनी हुई है, कितनी बाकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल औपचारिक प्रक्रिया फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या है कि शिक्षक का यह जान ले कि अधिगम सफल हुआ है कि नहीं, ये जानने के लिए फीडबैक जरूरी होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, फीडबैक से शिक्षक को यह आकलन करने में सहायता मिलती है कि छात्रों ने क्या सीखा और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह शिक्षण का आवश्यक भाग माना जाता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 या 11। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि कोई छात्र बार बार कक्षा में उत्तर नहीं देता है और चुपचाप बैठा रहता है तो एक संवेदनशील शिक्षक क्या करेगा। यानी मान लीजिए क्लास में कोई एक स्टूडेंट है और टीचर उससे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है बल्कि चुपचाप कक्षा में बैठा हुआ है, तो एक शिक्षक क्या करेगा। एक सेंसिटिव शिक्षक है, ये बेहतर एक्टिव शिक्षक है, तो क्या करेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया उसे डांटेगा, दूसरा दिया गया उसका अनदेखा करेगा, तीसरा दिया गया है उसे व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित करेगा, और चौथा दिया गया है उसे कक्षा से बाहर निकाल देगा। देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको अपने आप को एक टीचर समझना होगा, एज्यूम करना होगा कि आप एक टीचर हो, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे। तो इस तरीके से जब सोच के आप आंसर देंगे तो आसानी से दे लेंगे। तो देखिए उसे डांटेगा नहीं, उसका अनदेखा नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसे व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित करेगा, यानी उसको पर्सनली जाके मोटिवेट करेगा कि वो बच्चा भी प्रश्नों का उत्तर दे, चुपचाप बैठा ना रहे। अगर उसको कोई समस्या आ रही है तो टीचर उसकी हेल्प करेगा, उसे कक्षा से बाहर भी नहीं निकालेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर सी है, उसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान प्रोत्साहित करेगा। व्याख्या देखिए क्या है कि एक संवेदनशील शिक्षक ऐसे छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें भागीदारी करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के स्तर से परे यानी बियॉन्ड नॉलेज लेवल का अधिगम उद्देश्य है। यानी इसमें से अधिगम का कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो ज्ञान के परे माना जाता है, ज्ञान के स्तर से परे माना जाता है। देखिए पहला है परिभाषा को याद रखना, दूसरा दिया गया उदाहरण देना, तीसरा दिया गया है विश्लेषण करना, और चौथा दिया गया है तिथि याद करना। तो देखिए अब हमको इसमें से देखना है, देखिए परिभाषा को याद करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो ये ज्ञान से परे नहीं होती है बल्कि ज्ञान के अंदर ही आती है। उदाहरण देना भी देखिए ये सब क्या है कि ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। विश्लेषण करना जो है वो ज्ञान के परे की क्षमता होती है। क्यों, क्योंकि जब तक आपको अच्छे तरीके से ज्ञान होगा नहीं तब तक आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप नहीं होगी। यानी ये जो चीज है ये ज्ञान से परे की चीज है। तो इसमें देखिए ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तिथि याद करना जो है बियॉन्ड नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका देखिए आंसर क्या होगा,
सी विश्लेषण करना या एनालिसिस करना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। ज्ञान का स्तर केवल सूचना याद रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्लेषण करना उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। इसलिए देखिए इसको ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सबसे उच्च स्तर बताया गया है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण कौशल का अभ्यास माइक्रो टीचिंग में किस तरीके से किया जाता है। यानी जब स्किल का प्रशिक्षण किया जाता है, स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है टीचर को, तो उसमें किस तरीके से माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है, कैसे अभ्यास कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया पूर्ण विषय सिखाकर, दूसरा दिया गया पूरी कक्षा लेकर, तीसरा दिया गया छोटे समूह और सीमित समय में, केवल पुस्तक पढ़ाकर। यानी टीचर्स को विभिन्न प्रकार की टीचिंग स्किल्स का जो ट्रेनिंग दिया जाता है तो माइक्रो टीचिंग के तहत किया जाता है। तो माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण। अब इसमें कहा जा रहा है कि पूर्ण विषय पढ़ाकर, पूरा विषय पढ़ाकर सिखाकर नहीं किया जाता, पूरी कक्षा को लेकर नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है छोटे समूह और सीमित समय में। यानी क्लास का आकार जो है छोटा होगा, पाठ का जो साइज होगा वो छोटा होगा, और क्लास में जो बच्चे होंगे उनको कम समय में जो चीजें सिखानी जाएंगी। तो ये देखिए क्या होगा, छोटा समूह, सीमित समय और छोटा टॉपिक, केवल पुस्तक पढ़ाकर नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या होगा, सी छोटे समूह और सीमित समय। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या क्या है कि माइक्रो टीचिंग शिक्षण कौशल के अभ्यास की प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण का एक छोटा खंड सीमित छात्रों और समय में प्रस्तुत किया जाता है, फिर उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। यानी क्लास का जो आकार है वो छोटा होगा, पाठ्यक्रम छोटा होगा और बच्चों की संख्या छोटी होगी, फिर इस पर टीचर को अपना प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है, फिर उसका आकलन करके उसको फीडबैक दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, किस शिक्षण विधि में छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। यानी कौन सी ऐसी टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर जो है अपनी रियल लाइफ वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो पहला देखिए दिया गया लेक्चर मेथड, लेक्चर विधि, दूसरा दिया गया प्रोजेक्ट मेथड, तीसरा दिया गया है संवाद विधि, तीसरा दिया गया है ऑडियो विजुअल विधि। तो देखिए लेक्चर मेथड में नहीं होता है, संवाद विधि में नहीं होता है, ऑडियो विजुअल विधि में नहीं होता है, बल्कि कौन सी विधि में होता है, प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी प्रोजेक्ट मेथड में ही स्टूडेंट अपनी वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं, बाकी जो है वो टीचर के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राइट आंसर बी, प्रोजेक्ट मेथड। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रोजेक्ट विधि में छात्र समस्या आधारित अधिगम के तहत वास्तविक या काल्पनिक समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में सीखते हैं। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण यानी टीचिंग की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। यानी टीचिंग की सबसे अच्छी परिभाषा क्या हो सकती है। और देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बाकी के प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, छात्रों पर जानकारी थोपना, छात्र को कक्षा में अनुशासित करना, और चौथा छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन देखिए पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया, बस इसका पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया और ये इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना नहीं होता है टीचिंग का, छात्रों पर जानकारी थोपना ये भी नहीं होता है टीचिंग की परिभाषा, छात्र को कक्षा में अनुशासित करना ये भी नहीं होता है,
सबसे मेन पर्पज क्या होता है टीचिंग का, या मेन परिभाषा में क्या होगा कि छात्र को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना ही टीचिंग की सबसे उपयुक्त परिभाषा मानी जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि शिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना होता है। यही टीचिंग का मेन पर्पज होता है और यही इसकी सबसे उपयुक्त परिभाषा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और आपको पता चल रहा होगा कि आपके इस नेट के एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको किस तरह की तैयारी बरकरार रखनी है, जिससे आप परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। आप लोग इनको डिटेल में एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो मेरी यूजीसी नेट वाली प्लेलिस्ट है उसमें इन सभी सेक्शंस को मैंने डिटेल में आप लोग को पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग उसको अगर अच्छे तरीके से देख लेंगे तो फिर इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आप को मेरी इस क्लास में इतनी देर तक धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।